नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर्स एमसीक्यू डिस्कशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले हम वन लाइनर से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली वेयर वाज द 19th दिव्य कला मेला इनॉग्रेटेड। हाल ही में 19वें दिव्य कला मेला का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम। कहाँ किया गया? विशाखापट्टनम में दिव्य कला मेला का उद्घाटन किया गया। इसकी व्याख्या देखते हैं। 19वां दिव्य कला मेला जो है वो आपको विशाखापट्टनम में आंध्र प्रदेश के गवर्नर श्री एस अब्दुल नजीर के द्वारा किया गया है। तो याद रखिएगा कि एस अब्दुल नजीर जो हैं वो आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं और इनके द्वारा दिव्य कला मेला का उद्घाटन किया गया है जो कि विशाखापट्टनम में आयोजित हुआ है। ठीक है, ये दिव्य कला मेला में 40 लाख कंसेशन लोन जो है वो प्रोवाइड कराया गया है 10 दिव्यांग बेनिफिशरी को। और किसके स्कीम के तहत किया गया है? तो एनडीएफडीसी स्कीम के तहत इसको दिया गया है। इसके तहत इनको एक डिवाइस दिया गया है तो ताकि उनको सपोर्ट मिल सके। और इसमें जो है सीएसआर इनिशिएटिव का पार्टिसिपेशन है। सीएसआर इनिशिएटिव आप सबको पता होना चाहिए कि किसी भी कंपनी के जो टोटल एनुअल टर्नओवर होता है उसके 2% के बराबर उसको अपना सीएसआर के रूप में खर्च करना पड़ता है। तो जितने भी कंपनियां हैं जैसे ये एचपीसीएल है, जीएआईएल है, गेल इंडिया है, आईओसीएल है, तो ये सभी सरकारी उपक्रम है। हालांकि कंपनी अधिनियम 2013 में सभी कंपनियों के लिए बाध्य है, यानी कि वो सरकारी भी है और प्राइवेट भी है, तो सबको CSIR यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत 2% अपने टर्नओवर का खर्च करना अनिवार्य है। तो ये कंपनियां क्या करती हैं, अलग अलग स्कीम जो है वो चलाती हैं। तो और या किसी संस्था को ये फंड देती हैं CSR के तहत, ताकि वो उनके द्वारा जो स्कीम चलाया जा रहा है उनको वित्तीय मदद मिल सके। तो इसमें जो है फंडिंग पार्टनर है HPCL, गेल इंडिया और IOCL। ठीक है, ये जो दिव्य कला मेला है, दिव्य कला मेला जो है इसमें आपको 100 दिव्यांग जो कलाकार हैं जो कि 20 राज्यों से आए हुए हैं, उनको उनके द्वारा जो भी कला संबंधी जो भी प्रस्तुति दी गई है उसमें वोकल फॉर लोकल और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के रूप में उनको बढ़ावा दिया जा रहा है। द इवेंट रन्स फ्रॉम सितंबर 19 टू 29, ये 10 दिन का मेला है। और ये आपको इसमें सांस्कृतिक परफॉर्मेंस के अलावा फूड स्टॉल भी लगा हुआ है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जो है इसमें आपको दिव्यांगजनों को मिनिस्ट्री की तरफ से प्रोत्साहन के लिए वहाँ मौजूद थे। इसमें आपको स्वच्छता के लिए भी जो है प्लेज लिया गया ताकि लोगों में हाइजीन जो स्वच्छता के प्रति लोगों को जागृत किया जा सके। तो दिव्य कला मेला के बारे में हमने पढ़ा और ये आपको आंध्र प्रदेश के गवर्नर एस अब्दुल नजीर के द्वारा इसको उद्घाटित किया गया है और ये विशाखापट्टनम में आयोजित हुआ है। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि विच मिनिस्ट्री रिसेंटली ऑर्गेनाइज द इंटरनेशनल वास कॉन्फ्रेंस 2024। इंटरनेशनल वास कॉन्फ्रेंस 2024 किस मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया है? तो ये आपको हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 कहता है कृषि मंत्रालय, इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, तीसरा है आपको जल शक्ति मंत्रालय और चौथा है नवीन और नवीकरणीय मंत्रालय। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपको जल शक्ति मंत्रालय। याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय वास सम्मेलन 2024 तो जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। इसकी व्याख्या देखते हैं। इंटरनेशनल वास कॉन्फ्रेंस 2024 जो है वो आपको जल शक्ति मंत्रालय के अधीन आने वाले डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन के द्वारा चलाया गया है, जो कि 17 से 21 सितंबर के बीच में नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। इनका उद्देश्य जो है वो आपको वार्ता और कोलाब्रेशन को बढ़ावा देना, जिससे इक्विटेबल और एफिशिएंट वाटर रिसोर्स का यूज जो है वो वर्तमान में और भविष्य में उसको निर्धारित किया जा सके। ये कॉन्फ्रेंस का जो है इस कॉन्फ्रेंस का जो थीम है उसमें कहा गया है सस्टेनेबल रूरल वाटर सप्लाई।
सस्टेनेबल रूरल वाटर सप्लाई, सस्टेनेबल रूरल वाटर सप्लाई। याद रखिएगा थीम जो है इंटरनेशनल वास कॉन्फ्रेंस 2024 का थीम जो है वो आपको सस्टेनेबल रूरल वाटर सप्लाई एंड विल फोकस ऑन एड्रेसिंग ग्लोबल वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन, ग्लोबल वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन चैलेंज। यानी कि विश्व में जो पानी की जो कमी है, जो उपलब्धता है, उसको सैनिटेशन जो है उसमें हाइजीनिक को बढ़ावा देने के लिए है। तो इन सारी चैलेंजों से निपटने के लिए इसका जो थीम रखा गया है वो सस्टेनिंग रूरल वाटर सप्लाई रखा गया है। ये इट सर्व्स एज ए प्लेटफॉर्म फॉर शेयरिंग नॉलेज, so causing innovation based practices. The event has a special focus on achieving sustainable development goal SDG 6। तो याद रखिएगा कि इंटरनेशनल वास कॉन्फ्रेंस नई दिल्ली में आयोजित हुआ है और ये जल शक्ति मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन के द्वारा आयोजित किया गया है। और इसकी जो थीम थी वो आपको है, इसकी जो थीम थी वो सस्टेनिंग रूरल वाटर सप्लाई के रूप में इसकी थीम ही, सस्टेनिंग रूरल वाटर सप्लाई के रूप में इसकी थीम थी। ठीक है, इसकी थीम थी। तो ये आपका हो जाएगा, इसकी थीम थी रूरल वाटर सप्लाई के रूप में इसकी थीम थी। और ये आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है उसके लिए काम करता है। मतलब जो स्वच्छता है, जो स्वच्छता है वो आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 6 के तहत आता है, स्वच्छ पानी उपलब्ध कराना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच स्टेट रिसेंटली क्लिंच द 14th हॉकी इंडिया जूनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप। हाल ही में किस राज्य ने 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 को जीता है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और गुजरात। तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाब। इसकी व्याख्या देखते हैं। पंजाब जो है वो 14वां हॉकी इंडिया जूनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप 2024 जो है वो जीत गया है और इसने उत्तर प्रदेश को हरा के ये ओलंपियन सुरजीत सिंह हॉकी स्टेडियम में जालंधर में इन्होंने उत्तर प्रदेश को हरा के ये चैंपियंस ट्रॉफी जीता है। मैच जो वो 3-3 से ड्रॉ था और डिसाइड जो विनिंग जो था वो शूट आउट से डिसाइड हुआ है। ठीक है, हरियाणा जो है वो आपको तीसरे स्थान पर था, यही भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है रिसेंटली वेयर वाज द नाडी उत्सव 2024 इनॉग्रेटेड। हाल ही में नादी उत्सव 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? वाराणसी, उत्तराखंड, नई दिल्ली और चेन्नई। तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। इसकी व्याख्या देखते हैं। नाडी उत्सव 2024 का उद्घाटन जो है वो आपको इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स नई दिल्ली के द्वारा किया गया है। इसका जो 5वां एडिशन जो है वो आपको फोकस है थीम, इसका थीम जो है आपको रिवर्स इन रिवर्स, रिवर्स इन रिवर्स, रिवर्स मतलब नदी, इन रिवर्स मतलब उसको रिवर्स करने के लिए, मेकिंग फॉर ए लाइफ लाइन, मेकिंग फॉर ए लाइफ लाइन। याद रखिएगा रिवर्स इन रिवर्स, मेकिंग फॉर ए लाइफ लाइन। ये जो हाईलाइट करता है नदियों के इकोसिस्टम को और उसके कल्चरल इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करता है। इसका जो फर्स्ट डे इनॉग्रेटेड हुआ था वो आपको फोटो एग्जीबिशन हुआ था इसमें, जो पहले दिन में उसमें आपको कंसाबाटी रिवर के बारे में बताया गया था, जिसमें बहुत एक यूनिक बोट डिस्प्ले किया गया था। तो याद रखिएगा कि नाडी उत्सव 2024 जो है, नाडी उत्सव 2024 जो है वो आपको इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स यानी कि IGCNA के द्वारा नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। इसका जो थीम था वो था रिवर्स इन रिवर्स, मेकिंग ऑफ ए लाइफ लाइन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्क्वायर किलोमीटर एरे टेलीस्कोप रिसेंटली सीन इन न्यूज इन लोकेटेड इन विच कंट्री। हाल ही में खबरों में रहा स्क्वायर किलोमीटर एरे टेलीस्कोप किन देशों में स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 कहता है भारत और रसिया, दूसरा कहता है चीन और जापान, तीसरा कहता है ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका, चौथा कहता है फ्रांस और इंडिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसके व्याख्या की। तो स्क्वायर किलोमीटर एरे जो है
वो आपको विश्व का लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप है। याद रखिएगा, विश्व का लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप जो है वो आपको स्क्वायर किलोमीटर एरे है, जिसको SKA बोला जाता है, स्क्वायर किलोमीटर एरे, स्क्वायर किलोमीटर एरे है। और ये आपको स्टार्ट हुआ था, इसका फर्स्ट ऑब्जर्वेशन जो है वो आपको स्टार्ट हुआ था मेकिंग पार्शियल फंक्शनली, ये हो गया है, फंक्शनली हो गया है। ये आपको एक इंटरनेशनल साइंस प्रोजेक्ट है जो कि जिसका उद्देश्य है मोस्ट सेंसिटिव रेडियो टेलीस्कोप को एक्सप्लोर करना, जो साइंटिफिक एडवांस साइंटिफिक गोल्स में इसका एक्सप्लोरेशन होगा। ये आपका ऑस्ट्रेलिया में और साउथ अफ्रीका में स्थित है, विथ इट्स ऑपरेशनल हेडक्वार्टर इन यूके। इसका जो ऑपरेशनल हेडक्वार्टर है वो आपको यूके में है, लेकिन ये साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में ये स्थित है। ऑस्ट्रेलिया में जो है आपको 1,31,072 एंटीना लगाया गया है, और इच जो है प्रत्येक एंटीना जो है वो 2 मीटर टॉल है। ऑपरेट होता है इसके द्वारा 50 से 350 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी रेंज जो है इससे ऑपरेट होता है। इसके बाद साउथ अफ्रीका में इसके 197 लार्ज पैराबोलिक डिश एंटीना लगे हुए हैं, जिसके द्वारा 350 से 15.4 गीगाहर्ट्ज रेंज के द्वारा ऑपरेशन होता है, जो कि लार्जेस्ट ऑपरेशनल बैंडविड्थ होता है। ठीक है, तो ये थी स्क्वायर किलोमीटर एरिया के बारे में, जो कि साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में लगा हुआ है। अब बात करते हैं हम MCQ के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्यूरेटली डिस्क्राइब द म्यूनिक एग्रीमेंट 1938, निम्नलिखित में से कौन 1938 के म्यूनिक समझौते का सटीक वर्णन करता है? ऑप्शन नंबर ए कहता है इट वाज ए पीस ट्रीटी साइन बिटवीन जर्मनी एंड सोवियत यूनियन। यह जर्मनी और सोवियत संघ के बीच हस्ताक्षरित एक शांति संधि थी। दूसरा नंबर कहता है इट वाज ए ट्रीटी टू एंड वर्ल्ड वार II, यह द्वितीय विश्व युद्ध को समाप्त करने के लिए एक संधि थी। तीसरा नंबर कहता है इट वाज ए नॉन एग्रेसिव पैक्ट साइन बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट एंड जर्मनी, यह संयुक्त राज्य अमेरिका और जर्मनी के बीच हस्ताक्षरित एक गैर आक्रामकता संधि थी। चौथा नंबर कहता है इट अलाउ नाजी जर्मनी टू अनेक्स द सडनलैंड रीजन ऑफ चेकोस्लोवाकिया, इसने नाजी जर्मनी को चेकोस्लोवाकिया के सुडेनलैंड क्षेत्र पर कब्जा करने की अनुमति दी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि इसने नाजी जर्मनी को चेकोस्लोवाकिया के सुडेनलैंड क्षेत्र पर कब्जा करने की अनुमति दी, और ये आपको कौन सा म्यूनिक समझौते के तहत 1938 में हुआ था। इसकी व्याख्या देखते हैं। म्यूनिक समझौता जो है वो आपको 1938 में हुआ था, जो कि आपको जर्मनी, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन और इटली के बीच में हुआ था। तो 4 देश इसमें शामिल थे, जर्मनी, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन और इटली, जो कि विच परमिटेड नाजी जर्मनी, जो कि उन्होंने नाजी जर्मनी को अलाउ किया एनेक्स द सुडेनलैंड, ए बॉर्डर रीजन ऑफ चेकोस्लोवाकिया विथ ए सिग्निफिकेंट एथनिक जर्मन पॉपुलेशन। चेकोस्लोवाकिया में, जो कि उसमें जर्मन पॉपुलेशन ज़्यादा था, डिस्पाइट बीइंग डायरेक्टली इफेक्टेड was not involved in negotiation. The agreement championed by ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, उसमें उस समय जो ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे नेवलिन चैम्बरलिन, उनके द्वारा इसमें भागीदारी की गई थी। और एडोल्फ हिटलर जो था वो आपको इसके तहत इस समझौते में भागीदार था। उसके बाद हिटलर जो थे हिटलर ने वायलेट इट विद इन 6 मंथ बाय इन्वेडिंग द रेस्ट ऑफ द चेकोस्लोवाकिया। तो समझौते के तहत तो कुछ क्षेत्रों को अधिकार दिया गया था, लेकिन जो हिटलर था उसने क्या किया कि चेकोस्लोवाकिया के पूरे क्षेत्र पर 6 महीने के अंदर जो है वो कब्जा कर लिया, जो कि इसका ये समझौता था उसका उल्लंघन था, और ये समझौता जो था वो फेल हो गया। इसके बाद बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड ए मेजर सिम्टम ऑफ पार्किंसन डिजीज, निम्नलिखित में से कौन सा पार्किंसन रोग का मोटर लक्षण नहीं माना जाता है? पहला ऑप्शन कहता है ट्रेमर, जो कि कंपन, हाथ कांपने लगता है। दूसरा कहता है ब्रेडिकिनेसिया, ब्रेडिकिनेसिया में आपको जो भी एक्टिविटी है उसमें धीरे धीरे कमी आने लगती है। ठीक है।
उसके बाद होता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल लक्षण, तो ये आपका चौथा होता है डिस्टोनिया। इसका आंसर हो जाएगा आपको सी नंबर, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल लक्षण। इसके बाद बात करते हैं पार्किंसन रोग के जो प्रमुख लक्षणों में है, उसमें आपको कंपन, ब्रेकिनेसिया, गति की धीमी गति हो जाती है, कठोरता, आसन संबंधी अस्थिरता, डिस्टोनिया जिसमें अनैच्छिक मांसपेशी संकुचन होने लगता है, कब्ज और लार टपकना जैसे जठरांत्र संबंधी लक्षण जो होते हैं वो आपको गैर मोटर लक्षण होते हैं। ये गैर मोटर लक्षण जीवन की गुणवत्ता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं, लेकिन इस समस्याओं की तुलना में इन्हें कम पाया जाना जाता है। तो ये थी आपको पार्किंसन के बारे में। अगला जो खबर है, विच ऑपरेशन वाज इनिशिएटेड टू एड्रेस द वुल्फ अटैक इन बहराइच उत्तर प्रदेश। बहराइच उत्तर प्रदेश में भेड़ियों के हमलों को संबोधित करने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था? तो ऑपरेशन आपको लेपर्ड, जंगल शिकार और भेड़िया, तो ये आपको हो जाएगा भेड़िया, यानी कि ऑपरेशन भेड़िया शुरू किया गया था, डी नंबर। इसकी ऑपरेशन भेड़िया जो था वो लॉन्च किया गया था वुल्फ के रिस्पॉन्सिबल अटैक को कम करने के लिए। तो बहराइच उत्तर प्रदेश के बहराइच में उस बहराइच के नज़दीक जो गांव थे वहाँ पे छः भेड़िए थे। उन्होंने जो बच्चे थे उन पर वो रात में हमला करना शुरू कर दिए थे। तो हमला करना शुरू कर दिए थे, तो जो वन विभाग था, वन विभाग के द्वारा वहाँ सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया और ये ऑपरेशन भेड़िया शुरू किया गया। ऑपरेशन भेड़िया के तहत वन विभाग ने अभी तक 5 भेड़िए को पकड़ लिया है और एक भेड़िया जो है अभी भी पकड़ने के लिए जो है उसको सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है ड्रोन की सहायता से। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इंडियन ग्रे वुल्फ। भारतीय ग्रे वुल्फ के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन नंबर ए कहता है इट इज लिस्टेड इन शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 इन इंडिया, ग्रांटिंग इट्स द हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन। यह भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में सूचीबद्ध है और जो इसे उच्चतम स्तर की सुरक्षा प्रदान करता है। दूसरा नंबर कहता है द इंडियन ग्रे वुल्फ इज क्लासिफाइड अंडर अपेंडिस थर्ड ऑफ साइट्स रिफ्लेक्टिंग इट्स वल्नरेबिलिटी इन इंटरनेशनल ट्रेड। ये भारतीय ग्रे वुल्फ को साइट्स के परिशिष्ट 3 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में इसकी भेद्यता को दर्शाता है। तीसरा नंबर कहता है द इंडियन ग्रे वुल्फ इज ए क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज एज पर द IUCN रेड लिस्ट। IUCN रेड लिस्ट के अनुसार भारत के ग्रे वुल्फ एक गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजाति हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपको सही है, यानी कि भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 1 में जो है ग्रे वुल्फ को सूचीबद्ध किया गया है, जो इसके उच्चतम स्तर की सुरक्षा प्रदान करता है। उच्चतम स्तर की सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है, उच्चतम स्तर की सुरक्षा जो है वो प्रदान करता है। तो ये आपको हो जाएगा, ये उच्चतम स्तर की सुरक्षा जो है वो आपको प्रदान करता है। अब बात करते हैं हम अगले प्रश्न इसकी व्याख्या की। तो इंडियन ग्रे वुल्फ जो है वो आपको शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शामिल है, गिविंग इट्स फुल प्रोटेक्शन अंडर द इंडियन लॉ। भारतीय कानून के तहत जो है इसको पूरा जो है प्रोटेक्शन दिया गया है और ये जो है अपेंडिस 1 में शामिल है, 3 में शामिल नहीं है, साइट्स के अपेंडिस 1 में शामिल है एज पर द IUCN रेड लिस्ट। ये आपको लिस्ट कंसर्न में शामिल किया गया है, न कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में। तो याद रखिएगा ये लिस्ट कंसर्न में शामिल है। अगला प्रश्न जो है विच बॉडी ऑफ वाटर डज सूडान शेयर ए कोस्टल लाइन विथ। सूडान किस जल निकाय के साथ समुद्री तट साझा करता है? ऑप्शन नंबर 1 कहता है मेरिडियन सी, भूमध्य सागर। दूसरा नंबर कहता है अरब सागर। तीसरा नंबर कहता है लाल सागर और चौथा नंबर कहता है अटलांटिक ओशियन। तो इसका आंसर हो जाएगा रेड सी हो जाएगा। सूडान जो है वो आपको कोस्ट लाइन रेड सी के साथ साझा करता है। इट स्ट्रेटेजिक पोजीशन अलॉन्ग विथ इंपॉर्टेंट बॉडी ऑफ वाटर अलाउ फॉर सिग्निफिकेंट मैरीटाइम एक्टिविटी एंड इज ए
की टू इट्स ट्रेड एंड इकोनॉमिक रिलेशनशिप विथ नेबर कंट्री। तो ये आपका इसके साथ जो है इसका जो स्ट्रेटजिक पोजीशन है वो आपको रेड सी के पास है, और इससे ये इसका इकोनॉमिक और ट्रेड रिलेशन जो है वो आपको की एक्टिविटी के तहत बन जाता है इसका। अब बात करते हैं हम करेंट अफेयर्स फैक्ट के बारे में। तो पहला जो फैक्ट है उसमें कहा गया है ग्लोबल फूड रेगुलेटर्स समिट 2024। ग्लोबल फूड रेगुलेटर्स समिट 2024 के उद्घाटन सत्र को किसने संबोधित किया? तो जेपी नड्डा, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के द्वारा ग्लोबल फूड्स रेगुलेटर्स समिट 2024 का उद्घाटन किया गया। तो याद रखिएगा ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट जो कि दिल्ली में आयोजित हुआ था, उसका उद्घाटन स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के द्वारा किया गया था। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का खिताब किसने जीता? तो ध्रुवी पटेल ने। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का खिताब किसने जीता? तो ध्रुवी पटेल ने। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का खिताब किसने जीता? तो ध्रुवी पटेल ने। याद रखिएगा कि ध्रुवी पटेल ने मिस इंडिया वर्ल्ड लाइफ 2024 का खिताब जीता। जूनियर वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 में भारत के धनुष लोगनाथन ने कौन सा पदक जीता? जूनियर वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 में जूनियर वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 में भारत के धनुष लोकनाथन ने कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक जीता। कांस्य पदक जीता। लोकनाथन ने कांस्य पदक जीता। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कितनी हाईटेक नर्सरी स्थापित करने की घोषणा की है? तो 73। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में 73 हाईटेक नर्सरी घोषित करने की घोषणा की है। महाराष्ट्र रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के अध्यक्ष का पद किसने संभाला है? मनोज सैनिक ने। महाराष्ट्र रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के अध्यक्ष का पद किसने संभाला है? तो मनोज सैनिक ने। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री उन्नत ग्राम अभियान योजना के लिए 69,156 करोड़ रुपया जारी किया गया है। तो ये याद रखिएगा प्रधानमंत्री उन्नत जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के लिए आपको, और ये आपको अम्ब्रेला प्रोग्राम के तहत ये प्रोग्राम जो है वो अम्ब्रेला प्रोग्राम है, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। तो गांव में जो भी जनजातीय हैं उनको उनके जीविकापार्जन को और सक्षम करने के लिए, संसाधनों को बढ़ावा देने के लिए इस परियोजना को लॉन्च किया गया है। अगला जो क्वेश्चन है कॉमनवेल्थ गेम 2026 कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो याद रखिएगा ग्लासगो। कॉमनवेल्थ गेम 2026 कहाँ आयोजित होगा? तो ग्लासगो में होगा। ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट का 24 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो नई दिल्ली में। ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट 2024 का उद्घाटन तो आपको जेपी नड्डा ने किया और ये आपको नई दिल्ली में आयोजित हो रहा है। जूनियर वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो लियोन स्पेन में। वो जूनियर वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो लियोन स्पेन में, और इसमें कांस्य पदक जीता था धनुष लोगनाथन ने। कांस्य पदक जीता था। धनुष लोगनाथन ने कांस्य पदक जीता था, और इसका आयोजन जो है लियोन स्पेन में किया जा रहा है। तो ये थी आज की हमारी डिस्कशन, और इस वीडियो को जो है ज़रूर लाइक कीजिएगा और इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे की वीडियो आपको निरंतर मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।